हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, मैं अमिताभ देवांगन लक्ष्य कोचिंग अकेडमी भिलाई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईटी जेईई से। और हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, मैं अमिताभ देवांगन लक्ष्य कोचिंग अकेडमी भिलाई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईटी जेईई से। और हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पहले एक चीज याद दिला दूं, इससे पहले मैंने प्रिज्म पढ़ाया था। प्रिज्म का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कैसे एक व्हाइट लाइट रे अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो जाता है। अब मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, यानी कि कैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी लाइट पास ना होकर वापस सेम मीडियम पे ही आ जाता है। हाँ, ये होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों में धीरे धीरे करके हम लोग सेटअप करें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, क्योंकि यही सब पढ़ना है हमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। तो स्टार्ट करें, ध्यान से देखना। एक कंसेप्ट पुराना याद दिला रहा हूं बच्चों, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से पढ़े थे। अगर आपको याद होगा तो म्यू यानी कि एक कांस्टेंट इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर था, अगर आपको याद हो तो। और इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन आर इक्वल्स टू साइन आई। हाँ, और कैसे लिख सकते हैं? साइन आर इक्वल्स टू 1/म्यू साइन आई। ये तो भैया कांस्टेंट है, भाई म्यू कांस्टेंट है तो 1/म्यू भी कांस्टेंट है। जैसे 5 कांस्टेंट है, 5 की वैल्यू कभी नहीं बदलता, तो 1/5 भी कांस्टेंट, 1/5 की वैल्यू हमेशा 0.2 ही रहेगा। तो ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई। जब एक कांस्टेंट को हटाते हैं ना बेटा, इक्वल टू और कांस्टेंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो इसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, ठीक है। और इस कैसे लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब इसको याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ? तो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? जब आरएचएस में जो है, ये देख लो, ये आरएचएस, ये एलएचएस, जब आरएचएस की वैल्यू बढ़ेगा तो एलएचएस की वैल्यू भी बढ़ेगा। जब आरएचएस की वैल्यू बढ़ेगा तो एलएचएस की भी वैल्यू 100% बढ़ेगा। सर इस पे क्यों इतना ध्यान दे रहा हूं बेटा? यही कंसेप्ट अब मैं इस्तेमाल करूंगा। अब ध्यान से देखो, चलो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये मान लो, ये लाइन जो है ना बेटा, इसके नीचे जो है एक मान के चलो रेयर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मान लेते हैं, चलो कुछ अलग, और इसके ऊपर के मीडियम को रेयरर मान लेते हैं, ठीक। अब लाइट रे कैसे फ्लो होगा? तो भैया ये डेंसर है, तो ऐसा लाइट रे जब आएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्या बताया था? R इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी I की वैल्यू बढ़ाते जाओ, R की वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई? हम चलो इस रेयर और डेंसर को तो आपको समझ में आ गया होगा, और ज्यादा बेटर अगर समझना है तो इसके बाजू में हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ठीक है बच्चों। चलो मैं एक काम करता हूं, इस मीडियम के सेपरेशन को और लंबा कर देता हूं ताकि मुझे और ज्यादा दिखाना है। तो अब मैं अगर I की वैल्यू बढ़ा दूं, मैं देख रहा हूं ना, यहां पर इतना सा था और यहां पर I की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गया, तो इसकी कंपैरिजन R की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे R की वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक ऐसा भी टाइम आएगा बच्चों जब जो लाइट ऐसा ना जाकर इस मीडियम के जो सेपरेशन है इससे जाएगा, मतलब कि R इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा,
जब आई कुछ ऐसा आई की वैल्यू होगा जिसमें आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो बेटा इस टाइम पे जो आई होता है ना, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद इस आई की जगह पे और क्रिटिकल एंगल को आईसी से शो करते हैं। अब अगर मैं बोलता हूं कि कोई आई की वैल्यू जो है आई से ज्यादा हो गया, यानी क्रिटिकल एंगल ये वाले वैल्यू से अगर ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बढ़ा दिए तो क्या होगा, अब लाइट रे वापस सेम मीडियम पे आने लग जाएगा। आया समझ में, ये आर हो जाएगा। आया समझ में बच्चों। और इस कंसेप्ट को, कौन सा कंसेप्ट, जब इंसिडेंट लाइट रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो लाइट रे रिफ्रैक्ट ना होकर वापस सेम मीडियम पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर शॉर्टकट में TIR कहते हैं। आया आपको समझ में। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, मैं ध्यान से समझना। स्नेल्स लॉ से मैंने क्या निकाला था, अब मैं लिख के बता रहा हूं ना, ध्यान देना। आपको आंसर में क्या लिखना है, मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में इसका बता रहा हूं, इसका आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है आप लिख लोगे, ये 2-3 लाइन वाली याद रहे तो। पहला चीज हमें स्नेल्स लॉ से क्या मिला, स्नेल्स लॉ से मिला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं, सॉरी करंट बोल दिया यार, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ाते वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। सेकंड, अगर मैं इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देता हूं तो क्या हो जाएगा, लाइट रेस goes back to same medium, light rays goes back to same medium। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया आपको समझ में, क्या बोलते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बस इतना ही आंसर में लिखना है, पहले इस पॉइंट को लिखना है पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ ये रहेगा। ठीक, अब हमारे लिखने का तरीका क्या रहेगा, पहले पैराग्राफ में सुनो, मैं हिंदी में बोल रहा हूं उसका इंग्लिश में भी बोलूंगा। हम स्नेल्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंगल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल I होता है। इस कारण से जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ते जाएगा। आया समझ में। पैराग्राफ चेंज करना है, उसके बाद लिखना है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा बच्चों, तो उस केस में लाइट रे सेम मीडियम पे वापस चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, लिखते जाना, जिसका छूटेगा वो फिर से रिवाइंड कर लेना। ठीक है, ठीक है। वी ऑलरेडी लर्न फ्रॉम स्नेल्स लॉ दैट angle of refraction is directly proportional to angle of incidence. Hence we can say that if we increase the value of angle of incidence, then the value of refraction will also increase। आया आपको समझ में। उसका पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है कि if we increase the value of angle of incidence, if we increase the value of angle of incidence more than critical angle value, then light ray comes back to same medium even from transparent medium. This process is known as total internal reflection। है आपको समझ में। तो होप बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं कि इतना क्रिटिकल सा कहां पे इस्तेमाल होता है। आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे डिस्कस किया कि हमारे टाइम पे इंटरनेट जो स्लो चलता था आज तो बहुत फास्ट चल रहा है। हाँ बहुत फास्ट चल रहा है, इससे ब्रॉडबैंड से। तो बेटा ब्रॉडबैंड में जो वायर इस्तेमाल होता है ना वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर में ये प्रोसेस देखने को मिलता है
कैसा होता है एक ऑप्टिकल फाइबर, ये देख लो ऐसा फाइबर होता है। लाइट मतलब कि इसके अंदर साउंड का जो वेव होता है ना, ऐसा आता है, टकराता है, फिर ऐसा जाता है, फिर ऐसा जाता है। यानी ये जो साउंड का वेव जो होता है ना बच्चों, ये उस ऑप्टिकल फाइबर यानी जो वायर है, जो पाइप जो आपके घर पे आया है, उससे बाहर कहीं पर भी लॉस नहीं हो पाता, पूरा को पूरा क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। आया समझ में? तो अंदर आ जाता है, तो इस केस में पूरी की पूरी एनर्जी मिलती है, यानी इंटरनेट हमें ज्यादा से ज्यादा मिलता है। आया आपको समझ में? तो होप आपको समझ में आया होगा। एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आप लोग को, ऐसा और कौन कौन सा फिनोमिनन है जो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। और मैं आप लोग को पहले से बता दूं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में रेनबो पढ़ाने वालों, और रेनबो में एक रेनबो कैसे बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। याद रखना, रेनबो किस कारण बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण बनता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक पढ़ाई करते रहिए, और कोई डाउट है नीचे बस कमेंट कर देना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, हमेशा मैं देखते रहता हूं कमेंट को। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों।